Good morning, friends. This is the second part of the chapter. Okay, so we will start this chapter from here. विदेश में भारतीय उद्यमी, विदेश में भारतीय उद्यमी, विश्व बाजार। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यहीं से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा पहुँचे। हैदराबादी जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया था। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, पिछली कक्षाओं के अध्यायों में 1820 के दशक से
चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा होता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता और बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। अर्थात यहीं के आमदनी से ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटेन की सरकार का खर्चा चलता था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। अब हम लोग महायुद्ध जो हुए थे, विश्व महायुद्ध प्रथम और द्वितीय, इनके बीच में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसी थी, इसके विषय में पढ़ेंगे। पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया, यूरोप में ही लड़ा गया। पहला विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो मुख्य रूप से यूरोप में ही। लेकिन इसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्ययन में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। खेमा मतलब गुट, 2 गुट से उनके बीच में युद्ध हुआ। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की आदि। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब और आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर
युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची और उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें तब तक केवल मर्द का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आश्रय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करने ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इसके परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाह का माहौल पैदा हो गया और था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में ख़त्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बनकर रह गई। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाज़ारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा था।
युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं पैदावार अचानक बढ़ने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, वहाँ गेहूं बहुत मात्रा में पैदा हो गई और उसके खरीदार नहीं बचे। जो कर्ज लेकर के खेती किए थे किसान, वो आर्थिक संकट में फंस गए, वो कर्ज के संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन का चलन। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे, बृहत उत्पादन के। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े होकर मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकालते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर को उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुनी यानी $5। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अंत में फोर्ड साहब ने वेतन बढ़ाया। वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। माने पॉलिटिक्स नहीं हो सकती थी, संगठन नहीं बन सकते थे, नेतागिरी नहीं हो सकती थी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वे अपने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था
अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थीं, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसको बोलते हैं महामंदी। ठीक है, महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादकों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही, लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाज़ार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका में कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा बढ़कर घटकर केवल 1/4 रह गया। घटकर जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे,
उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगीं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व बाजार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीज़ें कुर्क कर ली गईं। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर इसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। अब भारत पर महामंदी का क्या असर पड़ा, इसकी बात करेंगे। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। सेंट्रलाइज्ड दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूलने में जो छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उस काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच
देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं, यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। इस प्रकार से महामंदी का असर भारत के बाज़ारों पर भी पड़ा। यहाँ के किसान भी, यहाँ की आम जन भी, यहाँ के उद्योगपति भी मंदी के शिकार हुए। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए। वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थीं। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत में भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराबी आई। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उस समय की एक मशहूर कविता है जो बहुत कुछ जाहिर करती है। चलो भाइयों, नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर नाउम्मीदी पाओ। सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे सब बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या क्या कार्य हुए युद्ध के बाद, इसकी बात होने वाली है। अब पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ, मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान, इटली, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग
तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो अमेरिका में हुआ, उसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास, जिसे आप बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन, ब्रिटिश वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर वह सम्मेलन हुआ था जिसमें आर्थिक समस्याओं से उबरने के लिए IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की वकालत की गई थी अमेरिका में। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्माण प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से
बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। ठीक है। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोवेश स्थिर ही थी, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशिक और स्वतंत्रता। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहां के महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थीं। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समय को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। इन NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए आर्थिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों में के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था।
60 के दशक में ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक जहां काफ़ी बेरोजगारी रही, 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू किया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने चीन में बने होते हैं या वहां के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहां के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ये चैप्टर आपका संपन्न हुआ, फिनिश हुआ। इसके बाद का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक का सारा ये NCERT का हिस्ट्री का चैप्टर मैं पढ़ा के अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले आप जैसे नौजवानों को यह बहुत ही मददगार साबित हो। तो 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट हो चुका है, लोड है। मेरे चैनल पे खोजिए, आपको मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ खोजिए, आपको हिस्ट्री NCERT के नाम से सब अवेलेबल है। और 10th ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 11th और 12th भी ऐसे ही अपलोड कर देंगे, जिससे आपको कहीं और खोजने की आवश्यकता ना हो। एक ही चैनल पे 6 से 12 तक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, आपके लिए अवेलेबल हो। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।